नमस्कार भाइयों, मैं रामकुमार पारासर आज अपनी जीएस की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है तथा उस पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण किस तरीके से हुआ है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने कौन कौन से अपने मत दिए। आज देखते हैं उससे आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, इससे पहले हमने देख लिया कि धरातल पृथ्वी का निर्माण हो गया और पृथ्वी पर जो प्रथम श्रेणी के भूआकार थे, प्रथम श्रेणी के भूआकार, प्रथम श्रेणी के भूआकार महाद्वीप और महासागर, इस तरीके से किस तरीके से इनका निर्माण हुआ। महाद्वीप या कह सकते हैं ये भाग का स्थलखंड और ये वाला था जलखंड, तथा यहाँ पर महाद्वीप कैसे बने और यहाँ पर जो महाद्वीप और महासागर है, महाद्वीप और महासागर, जिनको हम पेंजिया और पैतानासा के नाम से भी जानते हैं, इनको बोला जाता है प्रथम श्रेणी के भूआकार। इसके साथ ही साथ धरातल पर जो स्थलाकृतियां बनी, ये पर्वत था, पठार था, मैदान था और ये आपका समुद्र, पर्वत, पठार, मैदान और आपका ये समुद्र। ये जो आकृतियां दूसरे नंबर पर बनी है, इनको बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के भूआकार, पर्वत, पठार और मैदान। तो यहाँ से देखते हैं आज हम अपना नया टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है और इसके संबंध में क्या दृश्य कथन है, क्या कहिए अदृश्य कथन है। यहाँ से देखेंगे। देखो, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक अमूर्त चिंतन की कल्पना है, अमूर्त चिंतन की कल्पना कह सकते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके संबंध में हम कल्पना कर सकते हैं। और देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को आंतरिक दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उस संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो पहली वाली संरचना है, इस संरचना को बोला जाता है सियार। जो दूसरी वाली है, ये इस वाली को बोला जाता है सीमा, और ये जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं निपे। यहाँ से देखिए, हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। अब यहाँ से देखना, ये जो ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, इस क्रस्ट पर ये पर्वत, पठार, मैदान इनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ तक तो भूगोलविदता देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तक इन्होंने कल्पना नहीं की है कि अंदर पृथ्वी किस तरीके से इससे है। यहाँ तक अंदर तक यहाँ देखेंगे, इसके संबंध में जो मत आती है वो मत आता है अप्रत्यक्ष मत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो मत निकल कर आता है अप्रत्यक्ष मत, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तुम यहाँ पर देख नहीं सकते। देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ की जो पृथ्वी है, इसका जो व्यास है, यहाँ का ये जो पृथ्वी की जो गहराई है वो कितनी है, 63 71 किलोमीटर।
71 किलोमीटर की गहराई, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास कितना है? 71 किलोमीटर। या कहिए इसको कि पृथ्वी की धरातल से गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। तो हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की इतनी गहराई तक विद्वानों का देख पाना संभव नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष मत तो यहाँ से निकल कर आ ही नहीं सकते, प्रत्यक्ष तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते पृथ्वी की प्रत्यक्ष रूप से किस तरीका का संगठन है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष मत है इसको हमने दो वर्गों में बांट दिए हैं। यहाँ से देखिए अप्राकृतिक साधन और दूसरे हो जाते हैं प्राकृतिक साधन, जिनके द्वारा पता लगाया गया है कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। देखिए अब प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आता है घनत्व, दाब और ताप। यहाँ देख सकते हैं जितने भी आपके अप्राकृतिक साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, उनमें आता है पहले नंबर पर घनत्व, दाब और ताप। इसके साथ साथ ही प्राकृतिक साधन है उनमें आता है ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंडों का प्रभाव। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो हमें जानकारी मिलती है वो दो ही स्रोतों से मिलती है, या तो अप्राकृतिक स्रोत या कहिए प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोतों में जहां हम रखते हैं घनत्व को, दाब को और ताप को, वहीं प्राकृतिक साधनों में रखते हैं ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंडों को। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक जानकारी कुछ हद तक हमको सही दी है, सही इन्होंने प्रमाण दिए। देखिए घनत्व क्या है? घनत्व को हम देखते हैं कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व है, संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। यहां देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। इसके साथ ही साथ जहां पर ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व है, या कह सकते हैं भूपर्पटी का घनत्व। भूपर्पटी का घनत्व देखने को मिलता है 2.5 ग्राम प्रति घन मीटर से 3.3 ग्राम प्रति घन मीटर तक। तो यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पृथ्वी की भूपर्पटी जिसका घनत्व 2.5 से 3.3 तक है, वहीं भूक्रोड़ का घनत्व या कहीं आंतरिक भाग का घनत्व औसतन 11 ग्राम प्रति घन मीटर माना गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भूपर्पटी से लेकर भूक्रोड़ तक जो घनत्व में परिवर्तन आया है उससे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ये परिवर्तन है उसका कारण क्या है कि यहाँ पर दबाव भी बढ़ता है। जहाँ चट्टानों का दबाव अधिक होगा वहाँ पर उसका घनत्व भी अधिक होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो भूपर्पटी है उसकी अपेक्षा जो भूक्रोड़ है उसका निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है, जिनका दबाव भूक्रोड़ पर अधिक पड़ता है, जिसके चलते वहाँ का जो घनत्व है वो है 11 ग्राम प्रति घन मीटर तक, और कई इससे अधिक भी बन जाता है 13 तक। इसके बाद देखते हैं दाब। दाब क्या है? दाब ने क्या परिणाम दिया है कि दाब का मतलब ही होता है प्रेशर, दबाव। तो देखिए जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है तो वहाँ पर कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान होगी तो वहाँ पर दबाव भी अधिक है।
दबाव के साथ साथ हम कह सकते हैं तापमान। तो तापमान में भी अप्राकृतिक साधनों के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ देखिए तापमान के संबंध में हम देख सकते हैं कि अगर आंतरिक भाग का घनत्व अधिक होगा, दाब अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है वहां का ताप भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि तापमान के संबंध में कि अगर हम भूपृष्ठ पर 32 मीटर नीचे जाते हैं तो वहां का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। देखिए अगर हम भूपृष्ठ पर 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो वहां तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। यहाँ से देखिए 32 मीटर के बाद ये जो तापमान है वो इसी तरीके से नहीं बढ़ता बल्कि यहाँ पर ये घटता रहता है। इसका आंकड़ा आया है, देखिए अगर हम 32 मीटर के बाद 100 मीटर तक जाते हैं, 100 मीटर की नहीं 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो वहां तापमान बढ़ना प्रारंभ होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ ही जैसे ही हम 300 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो वहां तापमान बढ़ता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जैसे ही 300 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम गहराई पर जाएंगे तो वहां प्रति किलोमीटर पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का तापमान है प्रारंभ से भूतोड़ तक जो बढ़ने का उसका क्रम है वो इस क्रम से बढ़ता है। प्रथम 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, उसके बाद 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहां 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा, और उसके बाद जैसे ही 300 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो वहां से 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से ताप में वृद्धि होगी। इसके साथ ही 300 से नीचे जितना भी हम जाएंगे कहेंगे यहाँ तक 63-71 किलोमीटर तक, तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ तापमान का जो बढ़ने का क्रम होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो यहाँ आपने देखिए पाया कि जो अप्राकृतिक साधन है उनके द्वारा हम क्या प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी के अंदर का घनत्व अधिक है, दाब भी अधिक है और ताप भी अधिक है। या हम कह सकते हैं कि जो भूखंड का निर्माण हुआ है वो कठोर शैलों से हुआ है, कठोर चट्टानों से हुआ है। इसके साथ ही प्राकृतिक साधनों में देखिए ज्वालामुखी की क्रिया भी हमको प्रमाण देती है। जब ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो इस क्रिया के द्वारा जो धरातल का जो मैग्मा होता है वो क्या है, बाहर आता है, और ये बाहर आने से हमको जानकारी मिलती है कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है, गर्म, और किस प्रकार के इसमें से कण निकलते हैं, कठोर कण यहाँ पर बाहर निकलकर आते हैं। इसी प्रकार भूकंप भी प्राकृतिक जो भूकंप है वो भी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमको सटीक जानकारी देता है। इसके बाद उल्कापिंडों का प्रभाव। उल्कापिंड भी जब एक पिंड अपने ग्रह से टकराएगा, टकराने से उस पिंड का क्या होगा, क्षरण होगा, जो मुलायम भाग होगा वो टूट कर चला जाएगा, उसके टूट कर निकलेगा यहाँ से, जो उसके अंदर का कठोर भाग रहेगा वो बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का भी निर्माण इसी तरीके से हुआ है। इसका बाहरी भाग है वो छिछला है और उसके अंदर का भाग किस प्रकार है, कठोर भाग। तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका निर्माण या कहीं उसकी जानकारी हमको किस प्रकार से मिलती है। अब इसके बाद देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका जो संगठन है या कहीं उसकी परत है किस तरीके से बनी हुई है, क्या उनका क्रम है, उसको हम यहाँ से देखेंगे। देखिए पृथ्वी, ये जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का रासायनिक संगठन, पृथ्वी का रासायनिक संगठन, इसको देखना है। देखिए ये जो अपनी पृथ्वी हमने देखा, पूरी पृथ्वी
पृथ्वी को 3 वर्गों में यहाँ हमने देखा था अभी, सियाल, सीमा और निरपेक्ष। इसको हम देखते हैं इसी तरीके से। पहला भाग हो गया, पहला ये भाग हो गया, दूसरी परत हो गई है, और ये तीसरी परत हो गई। देखिए इस वाले को सियाल बोलते हैं और इसको भू परपटी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं इसको, क्रस्ट। इसके बाद दूसरी आती है मेंटल, या इसको सीमा भी बोलते हैं। तीसरी बनती है निपेट, या इसको भूक्रोड, क्रोड भी बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की रासायनिक संगठन है वो 3 प्रकार के वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है, भूपरपटी, मेंटल और क्रोड। तो यहाँ से देखिए ये जो भूपरपटी है, भूपरपटी, भूपरपटी, तो देखिए इस भूपरपटी को सियाल भी बोलते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ हमको देखना है कि भूपटल का निर्माण हुआ है, वो इसको संधि करेंगे इसकी SI+A। तो यहाँ देखना है, देखिए सियाल को हमने तोड़ दिया SI+AL। SI जो होता है देखिए सिलिका, SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भूपरपटी है, सियाल है, या कहिए क्रस्ट है। इस क्रस्ट में जो इस क्रस्ट का मुख्यतः निर्माण होता है वो होता है सिलिका और एल्युमिनियम धातुओं से। पर लेकिन इसके साथ ही साथ यह पाया गया है कि जो भूपरपटी है इसमें प्रमुख रूप से 8 तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है, 8 तत्वों को देखने को मिलती है। यहाँ से देखिए सबसे अधिक तत्व है वो है ऑक्सीजन, भूपरपटी में ऑक्सीजन सबसे अधिक है। फिर आता है सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है, भूपरपटी है, उसमें SI, सिलिका प्लस एल्युमिनियम इनकी प्रधानता होती है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन तत्वों की सबसे अधिक प्रमुखता होती है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भूपरपटी में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो होती है ऑक्सीजन, जिसका परसेंट है 40%। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भूक्रस्ट है, भूक्रस्ट में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। इसके विपरीत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ से देखना है कि भूपरपटी। अब देखिए इसको मैं यहाँ समझाता हूँ कैसे है ये। इसका मैंने एक जो संपूर्ण पृथ्वी है इसका हमने एक भाग निकाला है इस तरीके से अलग। इसको देखो 3 वर्गों में हमने बांट लिया है ऐसे। पहला भाग हो गया, दूसरा ये वाला भाग अपना वही है क्रस्ट या भूपरपटी बोलो, या इसको बोलिए सियाल। दूसरा वाला है इसको बोलते हैं मेंटल, सीमा। ये वाला भाग है इसको बोलते हैं कोड, या बोलिए केंद्र, कोड। यहाँ से देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोड हमने पृथ्वी को 3 वर्गों में बांट लिया। भूपरपटी हमने देखी, यहाँ देखना है इसमें देखते हैं पहले कैसे कहानी इसकी। ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट की जो गहराई है, गहराई देखनी है वो यहाँ 0 से धरातल से लेकर 30 किलोमीटर
किलोमीटर की गहराई में जो भाग मिलता है उस भाग को हम बोलते हैं क्रस्ट। इसके बाद देखिए 30 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई में जो भूभाग है उसको बोलते हैं हम मेंटल, और 2900 से 63-71 किलोमीटर की गहराई में जो भाग है उसको बोलते हैं कोड। यहां आपको देखना है, देखिए इन तीनों को भूपर्पटी, मेंटल, कोड, इनको पुनः 3 उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए पहले इनके नाम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे उपवर्ग क्या क्या है। देखिए ये जो क्रस्ट है मेंटल है, यहाँ पर जो सीमा का निर्धारण होता है उस सीमा को बोलते हैं मोह असंबंधता। अभी मैं बताऊंगा क्या होती है मोह असंबंधता। इसको बोलते हैं गुटनबर्ग असंबंधता। और इसके बाद देखिए भूप्रोट को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया इस तरीके से। इसको बोलते हैं लेहमन असंबंधता। तो देखिए असंबंधता का मतलब ये होता है ये वो क्षेत्र होता है जहाँ घनत्व और ताप में परिवर्तन होता है। घनत्व ताप में यहाँ अचानक हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ घनत्व कम होगा, यहाँ घनत्व अधिक होगा, इसके बाद यहाँ अधिक होगा, ऐसे यहाँ पर ये बढ़ता जाता है घनत्व और ताप। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो सीमा निर्धारित होती है उस सीमा को बोला गया है मोह असंबंधता। इसके बाद मेंटल, क्रोड, इन दोनों के मध्य में जो सीमा बनती है उसको बोला गया है गुटनबर्ग असंबंधता। इसके साथ ही साथ जो ऊपरी कोड है और निचला कोड है, यहाँ पर जो सीमा का निर्धारण होता है उसको बोलते हैं लेहमन असंबंधता। इसके साथ ही साथ मेंटल को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो यहाँ जो असंबंधता बनती है इसको बोलते हैं रेक्टिटी, या कहिए रेक्टी असंबंधता, रेक्टी असंबंधता। इसी प्रकार क्रस्ट को भी उपवर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर जो बनती है असंबंधता उसका नाम है कोनराड असंबंधता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सीमाएं बनी हुई है उनका नामांकन भी है, उनको क्या क्या बोला जाता है। एग्जाम में आती है क्रस्ट और मेंटल के मध्य के भाग को जो सीमा निर्धारित होती है उसे क्या बोलते हैं, या केंद्र को मेंटल के मध्य में क्या है, या कहिए आंतरिक और उत्तरी, जो आंतरिक और ऊपरी या बाहरी कोड में जो सीमा निर्धारण होती है उस सीमा निर्धारण का नाम क्या है, लेहमन असंबंधता। यहाँ से देखना है, देखिए जो क्रस्ट है इसकी जो गहराई है 0 से 30 किलोमीटर तक, और यहाँ पर जो घनत्व रहता है वो घनत्व देखना है 2.5 से 3.3 ग्राम प्रति घन मीटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 2.5 है, इसके नीचे जैसे ही तुरंत यहाँ निचली कोड में जाते हैं, इसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट, इसको बोलते हैं निचला क्रस्ट। जैसे ही ऊपरी क्रस्ट में निचले क्रस्ट में आते हैं तो यहाँ हमको एक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट में 2.5 घनत्व है, वहीं यहाँ 3.3 घनत्व है। तो यहाँ पर जो सीमा निर्धारण होती है उसको बोला जाता है कोनराड असंबंधता। इसके बाद देखिए 3.3 से यहाँ मिलता है हमको 4.3 तक, इसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ मिलता है हमको 5.5 तक जो घनत्व है इसका मेंटल का। देखिए यहाँ पे जो परिवर्तन रहता है, ये जो परिवर्तन बनता है इसको बोलते हैं रेक्टी असंबंधता। इसके बाद जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ 12 ग्राम प्रति घन मीटर, तो यहाँ जाती है तो 13 ग्राम प्रति घन मीटर। तो यहाँ देखिए 12 और 13, अगर इसका औसतन निकालते हैं भूप्रोट का जो औसतन घनत्व है, औसतन घनत्व मानते हैं इसका 11 है। भूप्रोट का जो औसतन घनत्व होता है
11 ग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका विभाजन देखा। क्या कहानी है भूपर्पटी की, क्या स्याल है, क्या मेंटल है, क्या निफे है। अब देखना है इसके बाद भूपर्पटी हो गई, उसके बाद देखना है आपको मेंटल। मेंटल देखिए, मेंटल जिसको हम बोलते हैं सीमा। सीमा यहां देखना है, ये जो मेंटल है इसका जो निर्माण है, अलग करो इसको SI प्लस Ma। यहां देख सकते हैं SI से वही है सिलिका, Ma से है मैग्नीशियम। तो यहां देख सकते हैं कि जो भूपर्पटी मेंटल है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता रहती है तथा यहाँ का घनत्व 4.3 से 5.5 तक रहता है। इसकी गहराई कितनी है 30 से लेके 2900। यहाँ तक और भी इसको वर्गीकृत कर देते हैं, यहाँ से लेके 30 से लेकर 700 तक, 700 किलोमीटर की गहराई तक ये पाई जाती है रैखिक समरूपता। इसके बाद 2900 तक ये बनता है आपका, जिसको बोलते हैं गुटनबर्ग असमानता। इसके बाद 5100 किलोमीटर पर जाते हैं तो नाम बनती है आपकी लेमन असमानता। इसके बाद देखते हैं जो अगला भाग बनता है क्रोड, जिसको निफे बोलते हैं, NiFe। यहाँ पर भी देख रहे हैं Na प्लस Fe, दोनों को अलग करते हैं। Na से होता है निकिल और इससे होता है फेरिस या कहीं लोहा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भूक्रोड का निर्माण हुआ है निकिल और लोहा जैसी कठोर धातुओं से, और मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, जबकि क्रस्ट है भूपर्पटी है उसका निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से। उसके साथ साथ उसमें हमको 6 तत्व और देखने को मिलते थे, जिसमें सबसे अधिक प्रधानता थी ऑक्सीजन की। यहाँ देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपकी समाप्त होती है, बस छोटा ना टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद देखते हैं हम अगला टॉपिक चट्टानों को, रॉक, चट्टान। इसके बाद आपका आता है अगला चट्टान। अगला देखिए नया अध्याय है चट्टान। कि चट्टान क्या होती है, इनका निर्माण किस तरीके से होता है, चट्टान कितने प्रकार की होती है, यह हमको देखना है। देखिए चट्टान क्या होती है, चट्टान को हम देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जो अपना भूपर्पटी है या कहिए क्रस्ट, क्रस्ट पर मिलने वाले कठोर प्लस मुलायम, कठोर और मुलायम पदार्थों का संगठन है। यहाँ हम देख सकते हैं चट्टान हम किसको कहेंगे कि भूपटल पर मिलने वाले असंगठित कठोर और मुलायम चट्टानों का, मुलायम पदार्थों का संगठन ही चट्टान कहलाता है। तो यहाँ से देखना है ये जो चट्टान है, चट्टानों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कह सकते हैं कि चट्टान कितने प्रकार की होती है, 3 की। चट्टान 3 प्रकार की होती है। इस तरीके से बनाएंगे। देखिए पहली चट्टान आती है जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी या परतदार चट्टान, अगली बनती है जिसको बोलते हैं कायांतरित, कायांतरित या बोलिए इसको रूपांतरित।
रूपांतरित चट्टान। देखिए हमने यहाँ पाया कि चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। अब यहाँ हमको देखना है आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, क्या इसकी विशेषता है अपनी। देखो ये जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण हुआ है, वो हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था जब आपके इरा इपोच और पीरियड चल रहे थे वहां। देखिए मैंने आपको बताया जो मध्यजीवी कल्प था, मध्यजीवी कल्प या इसको बोलते थे मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, मध्यजीवी कल्प का या कहिए मध्यजीवी एरा का एक शक आता है, जिस शक का नाम है क्रेटोसिक, क्रेटोसिक कल्प। इस कल्प में आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आग्नेय चट्टान है वो सबसे प्राचीन चट्टान है। इस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इस चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो सभी चट्टानों से पहले हुआ है। देखते हैं कि इसका कैसे होता है और क्या कारण है इन चट्टानों के निर्माणों के। देखिए ये जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है वो होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसके साथ ही साथ अवसादी चट्टान। इस चट्टान का जो निर्माण होता है वो होता है अनच्छादन के द्वारा, अनच्छादन। देखिए हालांकि अलग टॉपिक इसको अलग से पढ़ा हुआ, थोड़ा देखते हैं अनच्छादन क्या है। ये जो अनच्छादन भी होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपवर्धन। यहाँ पर भी देखना है ये जो अपक्षय है वो पुनः 3 प्रकार का हो जाता है, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और आपका जैविक अपक्षय। और ये जो अपवर्धन है, ये अपवर्धन आपके अपवर्धन के कारक होते हैं नदीय, हवा है, हिमानी है, पवन है, आग। तो यहाँ से देखना है कि जो अनच्छादन की क्रिया के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान को बोला जाता है अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। इसके साथ ही साथ जो कायांतरित चट्टान है इसका निर्माण होता है दाब ताप के कारण, दाब व ताप के कारण। दाब ताप के कारण जो चट्टान बनती है उस चट्टान को बोलते हैं कायांतरित या अवसादी चट्टान। यहाँ देखना, देखते जाएंगे कैसे कहानी है। देखिए चट्टान चल रहा है अपना, चट्टान को देखना है इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है। चट्टान देखिए मैंने बताया पहले आपका था ये पूरा का पूरा धरातल हो गया, ये जलीय भाग हो गया। यहाँ देखिए जैसे ही ये जो भूखंड है अंदर जो मैंने अभी पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ पर एक तरल प्लास्टिक अवस्था में पदार्थ जिसको बोलते हैं मैग्मा, मैग्मा बोलते हैं। ये भूगर्भिक हलचलों के द्वारा चट्टान को तोड़ता हुआ बाहर आता है। यहाँ जिस मुख में से निकलता है उस मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर। जिस मुख से ये निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। यहाँ से ये जो लावा है, ये मैग्मा है, वो आपका धरातल पर आएगा यहाँ, और यहाँ आकर ऐसे फैलेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे जमा होगा और इसका कुछ भाग चट्टान के अंदर ही जमा होगा। इस तरीके से कुछ भाग तो बाहर निकलेगा, कुछ भाग यहाँ जमा होगा। इस प्रकार
जो चट्टान बनती है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, उस चट्टान को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। देखिए इस तरीके की ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये चट्टान बन गई। अब इसके बाद देखिए क्या क्रिया हो गई, ये जो आपका पर्वत बन गया, मान लीजिए ज्वालामुखी से चट्टान बन गई। पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, या मैदान कुछ भी हो सकता है, चट्टान बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अनच्छादन की क्रिया होगी। अनच्छादन की क्रिया से क्या होगा, सबसे पहले अपक्षय होगा। कह सकते हैं भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों के द्वारा ये चट्टान टूटकर, इसके कण टूटकर यहाँ गिरेंगे, इस जगह पर गिरेंगे। कह सकते हैं चट्टान का अपक्षय होगा। अपक्षय होने के बाद जो अपरदन के कारक हैं, पवन हो गया, नदी हो गई, हिमानी हो गई, जितने भी भूमिगत जल वगैरह जो भी अपरदन के कारक है, वो ये सब इस अपक्षित चट्टान को यहाँ से ले जाकर यहाँ जमा करते जाएंगे। इस जगह पर यहाँ एक ऐसे ये जमा हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया। इस प्रकार ये परत सी बनेगी। यहाँ पर जो चट्टान बनेगी उसको बोलेंगे अवसादी, अवसादी चट्टान। इसका नाम दिया गया है अवसादी चट्टान। इसके बाद देखिए दाब ताप के फलस्वरूप इस चट्टान में प्लस इस चट्टान में, दोनों में दाब ताप के फलस्वरूप इन दोनों चट्टानों में एक परिवर्तन होगा। ठीक है, चेंजिंग आएगा इनमें। जो चेंजिंग आएगा तो उस परिवर्तन को बोलते हैं हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसमें चट्टान तो वही रहती है जैसे अपने साहित्यों में भी पढ़ा होगा, आता है शैशवावस्था, शैशवा, बाल्या, किशोरा, इस तरीके से अवस्थाएं चलती हैं। चीज वही होती है लेकिन उसका परिवर्तन समय के हिसाब से होता जाता है। उसी प्रकार चट्टानों में भी परिवर्तन रहता है। ये धीरे धीरे इसका जो रूप बदलेगा उसको बोलेंगे कायांतरित। इस वाली का रूप बदलेगा उसको बोलेंगे कायांतरित या रूप बदलना। रूप बदलकर जो चट्टान निर्मित होती है उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। तो ये जो रूप बदलता है वो आपका बदलता है दाब और ताप के कारण। अब यहाँ से देखते जाएंगे एक चट्टान को कैसे पढ़ना है, आग्नेय क्या है, अवसादी क्या है और कायांतरित क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ देखेंगे इनके कौन कौन से उदाहरण है और कैसे किस चट्टान से कौन सी चट्टान का रूप बदला और वो आपकी कायांतरित चट्टान बनी। देखते हैं अब हमको यहां देखना है पहली चट्टान आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान तो देखो हम इसमें देख सकते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है या कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। देखिए समझना है, इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी क्रिया के ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा के जमने से, लावा या मैग्मा, लावा या मैग्मा के जमने से। देख सकते हैं पेपर में ऐसी बनता है कि निम्न में कौन सी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाली चट्टान है। उसमें क्या तो आग्नेय दिया हुआ है, इसके जो टाइप इसके वो उदाहरण वो दे दिए जाएंगे किसमें से निम्न में से कौन सी चट्टान है जिसका निर्माण वाल्कोनी ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। आगे देखेंगे ये जो चट्टान है वो सभी चट्टानों से कठोर होती है, कठोर होती है। और देख सकते हैं इस चट्टान में जीवाश्म नहीं होते, जीवाश्म नहीं होते। कह सकते हैं इस चट्टान में जीवों के अवशेष हो ही नहीं सकते क्योंकि ये चट्टान गर्म होती है, लावा के मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। आगे देखेंगे इस चट्टान
चट्टान में परत नहीं होती, परत नहीं होती। इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राथमिक चट्टान कहते हैं। देखिए इस चट्टान के उदाहरण होते हैं, देखो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोलाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन देख सकते हैं हम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, डायोलाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन, फेकोलिथ, लेकोलिथ, सिल, डायक, डेकोलिथ, ये सब किसके उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों के। यहाँ देखते हैं हम कि जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान को हम दो उपवर्गों में बांटते हैं, दो उपभागों में बांटते हैं। पहला होता है बाहरी आग्नेय से, आग्नेय चट्टान, और दूसरा होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो यहां हम देख रहे हैं, देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, जैसे ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यहां से जो लावा निकलेगा, वो ये जो धरातल पर यहाँ इस तरीके से जमा होगा, ये तो यहाँ पर जो चट्टान बनेगी धरातल के ऊपर जो चट्टान बनेगी, उस चट्टान को बोलते हैं बाहरी आग्नेय चट्टान। इसके विपरीत अगर ये जो मैग्मा है धरातल के अंदर ही जमा हो जाए, अंदर जमा हो जाएगा, तो वहां बनेगी आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाहरी आग्नेय चट्टान का उदाहरण आता है आपका बेसाल्ट या बेसाल्ट जो चट्टान है वो आपकी कैसी है? बाहरी आग्नेय चट्टान। इसके विपरीत आंतरिक चट्टान वो होती है जिसका निर्माण धरातल के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर। इसको पुनः दो वर्गों में बना देते हैं। एक होता है आंतरिक बिल्कुल क्रोड वाली आग्नेय चट्टान, क्रोड वाली आग्नेय चट्टान तथा मध्यवर्ती। देखो कैसे, एक तो ये आपका मैग्मा यहां से निकल कर यहीं जमा होगा, ठीक है, यहीं पर जमा होगा। ये क्यों है? ये तो मध्य में आपको जमा होगा, इसको मध्यवर्ती, इसको बोलते हैं हम क्रोड वाली या केंद्रक वाली, सबसे नीचे वाली, ठीक है, चट्टान। यहाँ देखना है, इसका सबसे उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान होती है जिसका निर्माण बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है, क्रोड में। अब देखिए मध्यवर्ती मध्य में होती है, इसमें आपके ग्रेनाइट के साथ यहाँ एक और उदाहरण ये आपका डायोलाइट।